हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 9 में हम लोग हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि भारत के संदर्भ में जो प्लानिंग यानी कि नियोजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो सतत पोषणीय विकास है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमने कल के लेक्चर में बात की थी प्लानिंग को लेकर, वहाँ पर हमने देखा था कि प्लानिंग का क्या मतलब होता है, कितने तरीके की प्लानिंग होती है। सेक्टरल प्लानिंग अलग होती है, रीजनल प्लानिंग अलग होती है। उसके बाद कुछ प्लानिंग ऐसी है जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर या क्षेत्र को लेकर की जाती है, इसको टारगेट एरिया प्लानिंग बोला जाता है। और एक तरीके की प्लानिंग होती है जो किसी एक स्पेशल ग्रुप के लिए की जाती है, ठीक है, उसको टारगेट ग्रुप प्लानिंग बोला जाता है। उसी में हम लोगों ने जो है टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में पढ़ा, हमने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, और एक हमने केस स्टडी पढ़ी एक क्षेत्र को लेकर जो हिमाचल का एक भरमौर रीजन है जो रावी नदी के आसपास बसता है। वहाँ को लेकर हमने एक बात करी कि वो उस एरिया के क्या हालात थे, किस तरीके से उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर प्लानिंग वगैरह करके, और थोड़ा बहुत जो उस क्षेत्र की स्थिति है वो सुधरी है, ठीक है। तो वही सारी बातें हमने पिछले लेक्चर तक की हैं। और आज जो है हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को लेकर, यानी कि दूसरा पार्ट मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सतत पोषणीय विकास वाला पार्ट है उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता लग सके कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह का कोई कोर्स वगैरह जो है वो चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ कवर करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट पसंद आ रहा है, लग रहा है कि किसी तरीके से ये कंटेंट उनके लिए हेल्पफुल है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। और बाकी इस कोर्स का पूरा जो ये चैप्टर चल रहा है, ये बुक चल रही है, इसका पूरा का पूरा जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस अलॉन्ग विद नोट्स एंड क्विजेस जो है, ठीक है, नोट्स एंड क्विजेस हालांकि अभी नहीं है, वो अपडेट किए जाएंगे बहुत जल्द, लेकिन मिलेंगे, ठीक है। तो कोर्स का रेट अभी काफ़ी कम है, सिर्फ 100 रुपये में आप लोगों को कोर्स मिल रहा है। पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स जो है इस बुक के वो कवर किए जाएंगे अलॉन्ग विद नोट्स एंड क्विजेस, ठीक है। वीडियो कोर्सेज तो रहेगा ही, साथ में नोट्स और क्विजेस भी आप लोगों को मिलेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग उस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग मतलब देर करेंगे और समय आगे बढ़ता जाएगा, कोर्स में कंटेंट जो है वो ऐड होता जाएगा, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे नोट्स हैं, चाहे क्विजेज हैं, तो पैसा जो है वो कोर्स का बढ़ेगा, जो रेट है वो बढ़ेगा। अभी सिर्फ 100 रुपये में कोर्स अवेलेबल है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसको सस्टेन करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है भी हम आगे जाके देखेंगे थोड़ा सा। जिन लोगों को वैसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़ा सा वेट करें, अभी यहीं पर बुक में दिया हुआ है, तो उसी के लैंग्वेज में, उसी के टर्म्स में हम लोग इसको समझते हैं। पहले देखिए क्या लिखा गया है कि द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस बाय देम। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो वर्ड है विकास, डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर समाज की एक स्टेट यानी कि दशा को दर्शाता है, ठीक है। उसकी दशा को ये डिस्क्राइब करता है, और क्या क्या चेंजेस, जो प्रोसेस ऑफ चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं चली हैं, जो उन्होंने अनुभूति की है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसको डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट, ठीक। ड्यूरिंग अ फेयरली लार्ज पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, the state of the societies has largely been determined by the interaction processes between human societies and their biophysical environment, ठीक है। जो ह्यूमन सोसाइटीज है, यानी कि जो मानव समाज है, उसका अपने जो बायोफिजिकल एनवायरमेंट है, बायोफिजिकल दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज योर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, ठीक है। यानी कि जो उसका बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है, जो उसका फिजिकल एनवायरमेंट है, ठीक, उसका इंटरेक्शन किस तरीके से रहा है, जो मानव है उसका अपने बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसका अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन रहा है, उसके आधार पर जो चीजें हैं स्टेट ऑफ द सोसाइटीज डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। कि जो सोसाइटीज हैं, जो समाज है, उनकी दशा कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, वो इस आधार पर डिटरमाइन किया गया है कि ह्यूमंस का इंटरेक्शन अपने बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का रहा है।
द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नर्चर्ड बाय अ सोसाइटी। ठीक है, अब वो जो डेवलपमेंट, जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट, वो जो इंटरेक्शन हो रहा है उस पूरी की पूरी प्रोसेस वो किस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो तकनीकी है उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, और क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हम लोग यूज कर रहे हैं या जो हमें सोसाइटी में मिल रहे हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, उससे निर्भर करता है कि ये जो इंटरेक्शन का लेवल है बिटवीन दी ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट वो किस लेवल का होगा। ठीक है, वो प्रोसेस पूरा का पूरा किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा वो इस बेसिस पे निर्भर करता है। While the technology and institutions have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated in return has accelerated technological progress and transformation and creation of institutions। यानी कि ये दोनों देखिए आप, ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, टू वे प्रोसेस किस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ठीक है, अगर तकनीक का विकास हो रहा है तो उसी के आधार पर हमारा और एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन है वो बड़ा है। ठीक है, और इसी का अगर हम इसी का अगर हम एक इफेक्ट देखें, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, इसके अगर हम इफेक्ट को समझें तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो उससे हमारा क्या है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट बड़ा है, और एनवायरमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन बड़ा है तो उससे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वापसी में इन टर्न जो है वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है एक तरीके से आप समझे तो इसको। ठीक, हेंस डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। जो डेवलपमेंट है वो एक बहुआयामी कंसेप्ट है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, और ये क्या सिग्निफाई करता है? द पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ठीक, और ये सिग्निफाई करता है कि एक तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक पॉजिटिव बदलाव है, इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इस तरीके का बदलाव है जिसको वापस नहीं किया जा सकता। ठीक, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। किस किस का ट्रांसफॉर्मेशन है, किस किस में बदलाव है? इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में, सोसाइटी यानी कि समाज में, और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण में। ठीक, तो जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो क्या चीज है वो आप समझ गए हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली पहले आपको यहां पर यह समझाया जा रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है मल्टी डायमेंशनल एक कंसेप्ट है जो सिग्निफाई करता है पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि आप हमेशा समझिए कि डेवलपमेंट हम तब कहेंगे, किसी भी जगह का या किसी भी क्षेत्र का विकास तब कहेंगे जब उससे पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़ा होगा। ठीक है, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव है तो हम उसको विकास या डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये चीज आपको यहां पर समझनी है, ध्यान रखनी है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का, किसी भी सेक्टर का अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज हो रहा है और वो पॉजिटिव है, तभी हम उसको क्या कहेंगे कि वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है या वो डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज डायनामिक। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो डायनामिक है, यानी कि वो परिवर्तनीय है, वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो आज से 200 साल पहले था वो आज भी वैसा ही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, जो हमारी 20वीं सदी का जो दूसरा भाग था, यानी कि आप कह सकते हैं कि 20वीं सदी यानी कि 1900 वाली जो सदी है वो, यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक, उसमें जो आप कहेंगे कि 1950 के बाद का जो फेज है वहां पर ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और यहां पर यही लिखा गया है कि इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, यानी कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था उसके बाद ये कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ था। लेकिन उसके बाद बेसिकली एक कंसेप्ट ये निकल के आया था कि जो डेवलपमेंट है दैट वाज सिनोनिमस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजम्पशन। यानी कि वहां पर उस समय के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह समझा जा रहा था या ये इस तरीके का माना जाता था कि जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ से या जो आर्थिक विकास है उससे संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि, और आर्थिक विकास को हम किस तरीके से नापते हैं ये हमें पता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, या जो हमारा जीडीपी है, या हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, उसके आधार पर। ठीक, लेकिन एक चीज ये भी देखी गई कि ऐसी कंट्रीज भी कुछ थी, कुछ ऐसे देश थे जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा थी, यानी कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, ये काफी ज्यादा था। लेकिन यहां पर भी क्या हुआ है कि पॉवर्टी का जो राइज है वो काफी तेज था,
यानी कि ऐसे देशों में भी जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा थी, ऐसे देशों में भी यह अनुभव किया गया है कि पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है उसमें राइज तेजी से बढ़ रहा था। और वो क्यों बढ़ रहा था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, अब देखिए इसको एक मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अब आप कहेंगे कि अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो किस तरीके से फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? ये दोनों एक तरीके से आपको अगर लग सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि एक दूसरे को ये अपोज कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके बाद समझनी होगी। मैं थोड़ा सा उसको कंसेप्ट में आपको समझाता हूं। वैसे मतलब ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन मान लीजिए अगर कोई क्लास 12 के बच्चे जिनको थोड़ा सा कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको क्लियर करते चलते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, मान लीजिए देश की पूरी जो आय है, ठीक, दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। और मान लीजिए देश की जो पॉपुलेशन है वो है 10 लोगों की। ठीक, 10 लोगों की पॉपुलेशन है। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड दिस इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, दिस इज द टोटल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक व्यक्ति की कितनी इनकम है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? दिस इज योर पर कैपिटा इनकम, दैट इज 100 रुपए। यानी कि ये तो एवरेज है। अब मान लीजिए इन 10 लोगों में से 2 लोगों की ऐसी हालत है कि जिनको सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं कमाई के, 10 रुपीज ईच। ठीक, और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, जो इनको कंपनसेट कर रहे हैं। कुल मिला के आपकी जो कंट्री की इनकम है वो 100,000 रुपए है। पर कैपिटा इनकम अगर आप फॉर्मूला से निकालते हैं तो 10 रुपए आ रही है। लेकिन ये जो 2 लोग हैं यहां पर, तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 लोगों की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। और ये क्यों है? ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमें ओवरऑल अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें तो हमें उसमें पर कैपिटा इनकम वगैरह या पर कैपिटा कंजम्पशन तो काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन क्या हमने हर एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करके ये डेटा निकाला है? क्या हमने ये देखा है कि हर व्यक्ति तक वो जो हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं क्या हर व्यक्ति की उतनी है? ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू में आपको पता है कि कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा होती हैं, कुछ वैल्यूज उससे कम होती है। कुछ वैल्यूज काफी ऊपर होती है जो एवरेज लाइन या मीन लाइन होती है, और कुछ वैल्यूज काफी ज्यादा ही कम होती है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये काफी कम वाली है। और यही चीज आप यहां पर समझ सकते हैं जो यहां पर लिखी गई है कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बावजूद, पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा होने के बावजूद कुछ देश ऐसे थे जहां पर जो पॉवर्टी का राइज था, यानी कि जो गरीबी की बढ़त थी वो तेजी से बढ़ रही थी। गरीबी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और ऐसा क्यों था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी कि असमान वितरण की वजह से। ठीक है ना? चलिए, अब आई होप कि आप ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल भी इसमें आपको लोगों को डाउट अब नहीं रहेगा कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी किस तरीके से हम कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा गया है कि सो इन 1970s, यानी कि 1970 के दशक में क्या किया गया कि फ्रेजेस सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड इक्विटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो वहां पर डेवलपमेंट, क्योंकि पहले क्या माना जा रहा था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद था कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास से है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से है। लेकिन जब ये चीज देखी गई कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से आप पूरा का पूरा डेवलपमेंट को पूरे तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें ये वाली प्रॉब्लम भी आ रही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, तो वहां पर फिर इस तरीके के फ्रेजेस जो है वो उसकी डेफिनेशन में, उसकी परिभाषा में जोड़े गए, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ। ठीक, और दूसरा है ग्रोथ एंड इक्विटी। ये वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहीं पर यह समझाया है। इक्विटी जो वर्ड है ये इक्वेलिटी नहीं है। ठीक, इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति को बराबर मिलना, यानी कि कोई भी अगर रिसोर्स है वो हर व्यक्ति को बराबर अगर दिया जा रहा है तो वो क्या है? इक्विटी। ठीक है, इक्विटी का मतलब है कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दिया जाए, जिसको कम जरूरत है उसको कम दिया जाए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चे हैं। ठीक, एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है। ठीक, अगर अब आप क्या करते हैं कि हर बच्चे को बराबर चीजें देते हैं, मतलब जितना आप खाना 5 साल के बच्चे को दे रहे हैं उतना ही खाना आप 10 साल के बच्चे को दे रहे हैं। ठीक है, जितनी पैसों की जरूरत 5 साल के बच्चे के लिए है उतनी ही जरूरत 10 साल के बच्चे के लिए अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, जितना पैसा आप 5 साल के बच्चे पे खर्च कर रहे हैं उतना ही आप 10 साल के बच्चे पे खर्च कर रहे हैं। तो ये हो गई इक्वेलिटी। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि 5 साल के बच्चे की जरूरत और 10 साल के बच्चे की जरूरत सेम हो, वो दोनों बराबर का खाना खाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों की जरूरतें अलग हैं, तो उनके ऊपर जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है।
5 साल के बच्चे को कम खाने की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत उसको खर्च करने के लिए कम आएगी। 10 साल के बच्चे के लिए पढ़ाई की जरूरत ज्यादा है, उसकी किताबें महंगी होंगी, उसकी स्कूल की फीस ज्यादा होगी, तो उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। उसको खाने की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो उसके ऊपर उसको ज्यादा खाना देने की जरूरत है। तो ये क्या है? दिस इज इक्विटी। ठीक है, अगर आप दोनों को बराबर दे रहे हैं तो वो इक्वलिटी है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। जिसको जितना ज्यादा जरूरत है उसको उतना ज्यादा मिलना चाहिए, दैट इज इक्विटी। ठीक है, तो इस वर्ड को आप बड़े अच्छे से समझिएगा, ये इक्वलिटी नहीं है, दिस इज इक्विटी। ठीक, चलिए, तो ग्रोथ एंड इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, ये जो टर्म्स है, ये जो फ्रेजेस है, इनको ऐड किया गया है किसमें? डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है कि while dealing with the questions related to the redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone. तो जब हमने ये फेज यहां पर ऐड करे हैं, उसके बाद ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि अब जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक स्फेयर है, यानी कि सिर्फ वो इकोनॉमी से संबंधित नहीं रख सकते हैं। उसमें क्या चीज इंक्लूड होंगी? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इश्यूज सच एज improving the well-being and living standard of people, availing of the health, education and equality of opportunity and ensuring political and civil rights। यानी कि ये सारी की सारी चीजें भी जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे कि उनकी जो वेल-बीइंग है, यानी कि जो उनकी खुशहाली है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उनका जो जीवन स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होना चाहिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज जो है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अवसर की समानता जिसको बोलते हैं, उनके पास पॉलिटिकल सिविल राइट्स होने चाहिए, यानी कि नागरिक और राजनीतिक उनके पास अधिकार होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जब तक अगर नहीं है तो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में अधूरा है। ठीक, तो बाय 1980s development emerged as a concept encapsulating widespread improvement in social as well as material well-being of all in a society। ठीक, तो जो 1980s में जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट निकल के आया, उसमें क्या था कि अब उसने एनकैप्सुलेट किया है। एनकैप्सुलेट करने का मतलब है, ये वर्ड निकला है कैप्सूल से। आपको पता है कैप्सूल क्या होती है? कैप्सूल एक दवाई टाइप की होती है, दवाई होती है बेसिकली जिसके अंदर कुछ स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, कैप्सूल आपने बेसिकली देखी होगी, इस तरीके की होती है। ठीक है ना, इस तरीके की कैप्सूल होती है जिसके बीच में ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे दैट इज नोन एज कैप्सूल। ठीक, तो कैप्सुलेटेड वर्ड का मतलब है कि डेवलपमेंट अपने अंदर क्या समाहित कर रहा है? डेवलपमेंट अपने अंदर ये मतलब इंक्लूड करके चल रहा है कि वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि इंप्रूवमेंट, सुधार होना चाहिए बड़े स्तर पर, सोशल फील्ड में भी होना चाहिए, यानी कि सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए, और मटेरियल स्तर पर भी होना चाहिए, यानी कि लोगों के पास जो संसाधन वगैरह है वो उनके तक पहुंचने चाहिए। और ऑफ ऑल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऑफ ऑल, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ व्यक्तियों का जो है वो डेवलपमेंट हो जाए, या कुछ व्यक्तियों को जो है वो मटेरियल वेलबींग या सोशल वेलबींग उनकी हो जाए, सभी की होनी चाहिए। यहां पर से आप कंसेप्ट समझ रहे हैं किस चीज का? रीडिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो संसाधन है वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issues in the late 1960s in the western world। ठीक है, अब यहां पर अभी तक हम डेवलपमेंट समझ गए कि क्या है। अब यहां से बात निकल के आ रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है वो कहां से निकल के आई? वो निकल के आई है इन द जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण संबंधी कुछ मुद्दे हुए हैं उनको लेकर जब लोगों के बीच में जागरूकता आई, ठीक है, 1960 के दशक में, तो पश्चिमी देशों में ये चीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वहां पर उठी है। इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, और यहां पर क्या चीजों को मतलब लोगों को क्या लगा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह हुआ है उसका वजह से मतलब उसकी वजह से क्या है कि एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर काफी ज्यादा अनडिजायरेबल इफेक्ट, या आप कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो लोगों को ये बात समझ में आई, तो लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ को अगर ध्यान दे रहे हैं तो इससे हमारा एनवायरमेंट जो है उस पर असर पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहीं से क्या है कि कुछ बुक्स वगैरह लोगों ने लिखी है, जैसे एक बुक का नाम है द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एलरिच। ठीक है, ये एलरिच जो है इनका पूरा नाम है दैट इज पॉल आर एलरिच, और ये बेसिकली अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने 1968 में ये बुक लिखी है दैट इज द पॉपुलेशन बॉम्ब। और एक बुक लिखी गई है 4 व्यक्तियों द्वारा, जिसमें से मेन थे द मेडोज, जिनका नाम था डेनिस मेडोज। इन्होंने बुक लिखी है द
लिमिट्स टू ग्रोथ बाय डेनिस मेडोज एंड अदर्स। इसमें 3 लोग और थे। डेनिस मेडोज वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। इन्होंने 1972 में ये बुक लिखी है और इन बुक में भी इन्होंने यही बात की है कि फर्दर रेज्ड द लेवल ऑफ फियर अमंग एनवायरमेंटलिस्ट इन पर्टिकुलर एंड पीपल इन जनरल। तो इन्होंने भी यही बातें की है कि किस तरीके से पर्यावरण को, जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, तो दिस सेट्स द सिनेरियो फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर अ ब्रॉड फेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, देखिए अब किस तरीके से, देखिए यहां पर इवोल्यूशन हो रहा है डेवलपमेंट का, आपको यह समझना है। पहले हम लोग ये मान के चल रहे थे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि जो ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब वहां से जो स्टेट ऑफ सोसाइटी निकल के आ रही है वो डेवलपमेंट है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यह कहा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर किसी जगह की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, किसी सेक्टर की, किसी सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो वहां पर डेवलपमेंट अच्छा है। बाद में फिर यह कहा गया कि उसके साथ हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ना है, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से हर लोगों का जो है, मतलब पॉवर्टी वगैरह जो है वो बढ़ रही थी, हर लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो वहां पर बात की गई रीडिस्ट्रीब्यूशन की। फिर उसके बाद बात यह की गई कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, उनके पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहां तक हम निकल के आए डेवलपमेंट को लेकर। उसके बाद लेकिन ये बात आई जब एनवायरमेंट का इसमें पॉइंट जोड़ा गया कि हमारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसकी वजह से एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो ये फिर समझा गया कि एनवायरमेंट को भी अब बचाना जरूरी है। ठीक है, और उसी कंसर्न को लेकर अब हम जो निकल के आए हैं, जिस पॉइंट पर हम आए हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप यहां से, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अगर अभी तक नहीं भी क्लियर था या कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था, तो वो भी यहां तक की कहानी से चीजों को समझ गए होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कहीं ना कहीं यह है कि हमें अपना डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको भी बचाना है। ठीक है, या उसको जितना हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करना है। ठीक है, और यही एग्जैक्टली जो है डेफिनेशन भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आगे जाकर थोड़ा सा भी देखेंगे, यहां पर लिखी गई है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये आइडिया बिल्कुल अभी तक की कहानी से लग चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक, आगे देखिए, कंसर्न्ड विद द ग्रोइंग ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड अ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेडेड बाय द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोगों के बीच में जो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर कंसर्न बढ़ रहे थे, ठीक है, तो यही चीज देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो था उसने क्या किया, एक कमीशन बनाया। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसकी हेड जो थी वो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, दैट इज ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, और कमीशन का नाम जो था वो भी ब्रंटलैंड कमीशन था। उनकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है दैट वाज नोन एज ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक, और रिपोर्ट का नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। द रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, और इस रिपोर्ट में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन या उसकी परिभाषा जो है वो अच्छे से समझाई गई है। वो क्या है, देखिए कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो यही बात हो गई कि हमें अपनी जरूरतें तो पूरी करनी है। अपनी जरूरतें पूरी करनी है मतलब क्या हो गया, जो पहला पार्ट मैंने आपको समझाया, जो पहला फेज है, यानी कि हमें अपना जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो करते रहनी है। लेकिन दूसरी बात यहां पर बोली गई है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि हम अपने डेवलपमेंटल एक्शंस करते हुए, करते वक्त या करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम फ्यूचर नीड्स जो जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन जो होगी उसकी एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि जितने रिसोर्सेज आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन सारे के सारे रिसोर्सेज का अगर यूज कर दें तो क्या होगा, हमारे तो डेवलपमेंट हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो उस फ्यूचर जनरेशन की नीड है, हम उसकी एबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए वो जो कार्य कर सकते थे हम वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपना तो डेवलपमेंट करना ही है, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशंस को जो जरूरतें होंगी
उनको भी ध्यान में रखना है और उसी तरीके से जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनका एक प्रॉपर यूज, एक जुडिशियस यूज करना है और वेस्टफुल बिल्कुल भी नहीं करना है, उनको वेस्ट या बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है और जितना इफेक्टिव तरीके से, जितना एफिशिएंट तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं वो हमें करना है। यही बात जो है वो रिपोर्ट में भी लिखी गई है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मतलब भी यही है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा नीचे और लिखा गया है, इसको भी हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों ही एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट के उसका ये ध्यान रखता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स, यानी कि आज के समय में। और साथ ही ये क्या प्लीड करता है, प्लीड करने का मतलब है निवेदन करना, ये प्लीड करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इनेबल द फ्यूचर जनरेशंस टू यूज दीज रिसोर्सेज। वही बात है कि ये इन चीजों का ध्यान तो रखता ही है। ठीक है, इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं एनवायरमेंट के, डेवलपमेंट के, उनका तो ये ध्यान रखता ही है। साथ ही साथ ये भी विनती करता है, ये भी निवेदन करता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनका कंजर्वेशन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो भावी पीढ़ी है, वो इन रिसोर्सेज का यूज कर पाए। ठीक, इट टेक्स इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव कॉमन फ्यूचर, यानी कि सारी की सारी जो मानव जाति है, जो ह्यूमन काइंड है, उनका डेवलपमेंट या उनका विकास होना चाहिए, जिन सभी लोगों का एक कॉमन फ्यूचर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट काफी अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में आप लोगों को एग्जाम्पल दे दे के और किस तरीके से इवोल्यूशन इसका हुआ है कि राइट फ्रॉम द वर्ड डेवलपमेंट से हम इकोनॉमिक ग्रोथ के फेज में आए, वहां से रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में आए, उसके बाद हमने किस तरीके से एनवायरनमेंट का कंसेप्ट इसमें जोड़ के जो है फ्रॉम डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पहुंचे। ठीक है, ये इस तरीके के टॉपिक्स हैं जिसमें यूपीएससी आप लोगों से ऐसे भी लिखवा सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा इस तरीके के, क्योंकि ये काफी जो एनवायरनमेंट संबंधित टॉपिक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक काफी बड़ा, मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। और इस तरीके के अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस कहीं पर मिलते हैं या इस तरीके का कोई डेटा आपको मिलता है या कहीं पर कोई इस तरीके का डिस्कशन मिलता है, तो प्लीज उसको सुनिए, समझिए और अपने नोट्स वगैरह में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो खासकर आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ ही ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी हमारे यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका तो इतने से काम चल जाएगा, लेकिन जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग विशेष तौर पर, ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान दें कि इस तरीके के टॉपिक्स से ही यूपीएससी जो है वो ऐसे लिखने को आपको देगा। ठीक है, तो प्लीज इस तरीके का कहीं पर भी अगर आपको टॉपिक्स मिलते हैं तो इनका आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा इन चीजों को नोट करें। और जब भी आपको कहीं से अगर आप कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, अगर आपको कुछ इस तरीके के टॉपिक्स के लिए कहीं से कुछ कोट्स मिलते हैं, कुछ लाइंस मिलती हैं, तो प्लीज उसको नोट डाउन करते चलिए, इससे आपको ऐसे लिखने में जो है वो काफी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग एक केस स्टडी दी गई है इंदिरा गांधी कैनाल को लेकर, उसके कमांड एरिया को लेकर, वो पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने, पिछले पार्ट में जो है हमने वो आपका जो प्लानिंग से संबंधित एक केस स्टडी दी गई थी भरमौर रीजन की, हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में बात की थी। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित एक केस स्टडी यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल की दी गई है, उसके कमांड एरिया से संबंधित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे चीजें। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि किसी भी कैनाल का कमांड एरिया क्या होता है। कमांड एरिया एक ऐसा एरिया होता है, द एरिया विच इज गेटिंग बेनिफिटेड। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया गेटिंग बेनिफिटेड, मतलब जैसे आपकी ये कैनाल है, कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर। ठीक, अब इस नहर से क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, नहर से यह फायदा है कि उसके जो आसपास का एरिया होगा, जो उसके आसपास का क्षेत्र होगा, वहां पर क्या होगा, इरिगेशन, क्योंकि बेसिक जो एक पर्पस है नहर बनाने का वो क्या होता है, इरिगेशन। ठीक है ना, यानी कि सिंचाई के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इरिगेशन वगैरह जितने भी आपके पूरे के पूरे एरिया में होगा, यानी कि जितने भी एरिया से इसको फायदा होगा, उस पूरे के पूरे एरिया को बोला जाता है उस कैनाल का कमांड एरिया। ठीक है, तो कमांड एरिया का मतलब यह है, इसको हिंदी में अगर देखें तो कमान क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको प्रीवियसली बोला जाता था राजस्थान कैनाल, क्योंकि मेजर पार्ट इसका जो है वो राजस्थान में है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम्स इन इंडिया, कंसीव्ड बाय कंवर सेन इन 1948। ये एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हुआ करते थे। द कैनाल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। ठीक है, इन्होंने जो आइडिया दिया था वो 1948 में दिया था। जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वो 1958 में हुआ है।
द कैनाल ओरिजिनेट्स एट हरीके बैराज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक, सबसे पहले तो आप लोगों को बैराज यहां पर एक नाम दिया गया है। सवाल आप लोगों से यह है कि आप मुझे यह बताएंगे कि हरीके बैराज में कौन सी दो मेजर रिवर्स, या इसके पास, मैं कहूंगा एग्जैक्टली इस जगह पे नहीं, इसके पास कौन सी दो मेजर नदियां जो है वो मिलती हैं। ठीक है, और वो दो नदियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। वो जो इंडस है, जो सिंधु नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो कौन सी दो रिवर्स हैं जो हरीके बैराज के पास मिलती हैं? दोज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। उनके नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, जो इसकी टोटल प्लांट लेंथ है सिस्टम की वो है 9060 किलोमीटर, कैटरिंग टू द इरिगेशन नीड्स ऑफ द टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, यानी कि इतना जो पूरा का पूरा है ये इसका क्या होगा? कमांड क्षेत्र। ठीक, out of the total command area about 70% was envisaged to be irrigated by flow system and the rest by lift system। यहां पर दो सिस्टम बताए गए हैं, एक है फ्लो सिस्टम, एक है लिफ्ट सिस्टम। फ्लो सिस्टम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई नहर जो है, जो कैनाल है, वो बह रही है और उसी के थ्रू जो है वो पानी उसी मतलब जिस क्षेत्र में पानी की जरूरत है वो पहुंच रहा है। लिफ्ट सिस्टम का मतलब है कि पानी आपका उस कैनाल के थ्रू अपने आप नहीं पहुंच रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है कि कुछ पंप वगैरह लगा के, ठीक है, तब आपको पानी पहुंचाना पड़ रहा है। तो दैट इज नोन एज द लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो जिस समय ये कैनाल बनने की बात हो रही थी उस समय ये सोचा गया था, ये माना गया था कि 70% जो एरिया है, यानी कि कुल क्षेत्र का जो 70% है वो फ्लो सिस्टम से इरिगेट किया जाएगा और बाकी जो 30% है वो लिफ्ट सिस्टम से किया जाएगा, क्योंकि लिफ्ट सिस्टम की जरूरत वहां पर पड़ेगी। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जो कैनाल के लेवल से ऊपर बह रहा है, अब वहां पर आप पानी कैसे पहुंचाएंगे? तो वहां पर पानी पहुंचाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, वहां पर पंप वगैरह का यूज करके जो है पानी को पहुंचाया जाता है। तो द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में काम किया गया है। पहला है द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पिछले पेज में इसका जो है मैप दिया हुआ है, वहां पर आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेज 1 है, जब आप ऊपर के एरिया से देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा गंगानगर। ठीक है, उसी के पास है आपका जो ये है जैसे हनुमानगढ़, और जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है उसका नॉर्दर्न पार्ट। ठीक, तो ये आपका स्टेज 1 था। इट हैज अ जेंटली अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है वेव लाइक टोपोग्राफी। ठीक है, जहां पर वेव्स टाइप का आपका टोपोग्राफी होता है, लैंड सिस्टम है। ठीक है, एंड इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया जो है वो 5.53 लाख हेक्टेयर्स था। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 जो है वो उसके नीचे की तरफ को आप आ जाएंगे तो अगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो स्टेज 1 का कमांड एरिया था वो छोटा था और स्टेज 2 का जो कमांड एरिया था वो बड़ा था। ठीक है, यहां पर का जो क्षेत्र है वो कैसा था? इट कंप्राइजेस ऑफ डेजर्ट लैंड डॉटेड विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। ठीक है, जो सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं वो था यहां पर, और वो भी शिफ्टिंग टाइप के। और ये ऐसा क्षेत्र था जहां का टेम्परेचर जो है वो गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन द लिफ्ट कैनाल द वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। यही बात यहां पर बताई गई है कि लिफ्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि कहीं पर अगर मान ली ऊंचाई का क्षेत्र है तो वहां पर अगर आपको पानी पहुंचाना है तो आप उसको लिफ्ट करेंगे, यानी कि पंप वगैरह से लिफ्ट करेंगे और तब आप उसको पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, all the lift canals of Indira Gandhi canal system originate at the left bank of the main canal, while all the canals on the right bank of main canal are flow canals। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं कि जिस दिशा में आपकी कैनाल बह रही है, सपोज कर लीजिए आप अगर इस तरीके से देखें, इस तरीके से अगर कैनाल बह रही है इस डायरेक्शन में, तो जो इससे निकलने वाली लेफ्ट कैनाल्स है, लेफ्ट बैंक कैनाल्स है, लेफ्ट बैंक कैनाल मतलब जो इसकी लेफ्ट साइड को होंगी। ठीक है, दिस विल बी लेफ्ट, ठीक, एंड दिस विल बी राइट। तो जो इसकी लेफ्ट बैंक कैनाल्स होंगी, यानी कि यहां से जो मेन कैनाल है, अगर ये वाली मान लीजिए आपकी मेन कैनाल है, दिस इज मेन कैनाल, तो जो इसकी इधर की लेफ्ट बैंक कैनाल्स होंगी ये कैसी है? दीज आर योर लिफ्ट कैनाल्स। ठीक है, और इसकी जो राइट कैनाल्स हैं, राइट बैंक कैनाल्स हैं, वो कैसी हैं? दे आर योर राइट कैनाल्स। कैसी है? दे आर योर फ्लो कैनाल्स। ठीक है, ये चीज यहां पर समझाई गई है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में जो इरिगेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट स्टेज के जो कमांड एरिया में इरिगेशन स्टार्ट हुआ है वो हो गया था 1960 में। ठीक है, और सेकंड एरिया में जो हुआ है, सेकंड स्टेज के एरिया में, वो हुआ है मिड 1980s में। ठीक, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन इन दिस ड्राई लैंड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इकोलॉजी
इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई रीजन है। आपको पता है राजस्थान में डेजर्ट का एरिया है, तो वो ड्राई रीजन था और वहां पर जो ये कैनाल इरिगेशन को यूज किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे इस क्षेत्र की इकोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी जो है वो सारी की सारी क्या हुई, बदलाव आया, उसमें वो बेहतर हुई। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। लेकिन इस क्षेत्र के एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि जो पर्यावरण के हालात है, ठीक है, जो पर्यावरण के हालात है उस पर जो असर है वो दोनों तरीके से पड़ा, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिवली भी। अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए अगर कैनाल वगैरह का यूज किया जा रहा है और स्पेसिफिकली ऐसे ड्राई एरिया में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव उसका इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ है। देखिए क्या है, the availability of soil moisture for long period of time and various afforestation and pasture development program under CAD is your command area development, ठीक है, have resulted in greening the land। अब क्या है कि देखिए रेगिस्तान का क्षेत्र है, डेजर्ट का एरिया है, तो वहां पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, ठीक, और मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो उस क्षेत्र में क्या है कि फसलें वगैरह नहीं उगेंगी, पास्चर लैंड भी नहीं होगा। पास्चर लैंड का मतलब होता है जहां पर छोटी घास उगती है, जहां पर हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो ग्रेस करते हैं, ठीक है, जो पशु वगैरह हैं जो चरते हैं उनके लिए जो छोटा ग्रास वगैरह होती है दैट इज नोन एज पास्चर लैंड। अब अगर मॉइस्चर होगा ही नहीं तो ना तो पास्चर लैंड होगा ना एग्रीकल्चर लैंड होगा, तो उससे क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो भूमि है, जो आपकी जमीन है वो एक तरीके से बंजर आपको नजर आएगी। तो अब कैनाल के इरिगेशन की वजह से क्या फायदा हुआ कि वहां पर मॉइस्चर बढ़ा, ठीक है, जमीन में क्या हुआ, मॉइस्चर बढ़ा, नमी बढ़ी, तो उसकी वजह से पास्चर लैंड बढ़ा, एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ा, तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, ग्रीनिंग द लैंड, यानी कि उस क्षेत्र में क्या आ गई, हरियाली, ठीक। दिस हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम। तो इससे क्या हुआ कि विंड इरोजन भी नहीं हुआ और कैनाल सिस्टम का सिल्टेशन भी नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा फसल उगी होगी, मतलब जितनी ज्यादा आपके लैंड के ऊपर अगर खाली लैंड होगी तो वहां पर क्या होगा कि विंड इरोजन होगा, ठीक है, जो सॉइल इरोजन होता है वो विंड से अगर हम देखें तो विंड इरोजन है, और उससे क्या है कि वो विंड वगैरह जो है, उस विंड से जो मिट्टी वगैरह हमारी जो सॉइल वगैरह जाएगी वो कैनाल्स में जाएगी, तो उससे कैनाल की सिल्टेशन होगी, मतलब वहां पर जो सिल्ट है, जो क्ले है, जो सैंड है, वो आपकी जो कैनाल है, कैनाल के बेड के ऊपर बैठती चली जाएगी, दैट इज नोन एज सिल्टेशन, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि अगर हमारे उस पूरे के पूरे रीजन में अगर हमारी कृषि हो रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उससे क्या है कि मिट्टी जो है वो आपकी उस क्रॉप से पकड़ी रहेगी, ठीक है, यानी कि उस मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी, और उससे क्या है कि वो मिट्टी बहेगी नहीं, ठीक है, उसमें विंड इरोजन वगैरह नहीं होगा और सिल्टेशन ऑफ कैनाल भी नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये तो था पॉजिटिव इफेक्ट। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि इंटेंसिव इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। लेकिन इंटेंसिव एग्रीगेशन या इंटेंसिव इरिगेशन यानी कि बहुत ज्यादा इरिगेशन अगर की गई है तो उससे समस्या पैदा हुई है वाटर लॉगिंग की, यानी कि पानी इकट्ठा हो गया है। और दूसरी चीज है सॉइल सैलिनिटी, यानी कि मिट्टी में क्या है कि सैलाइन की जो मात्रा है, यानी कि सॉल्ट की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि ये बात हमने पहले भी चीजों को समझा है कि अगर इरिगेशन ज्यादा हो रही है तो उससे सॉल्ट की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए मिट्टी में क्या होगा कि पानी जब आ रहा है तो वो अपने साथ साथ कुछ ना कुछ मिनरल्स भी लेके आएगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर तो है नहीं वो, ठीक है, तो वो मिनरल्स अपने साथ लेके आएगा और धीमे धीमे क्या है कि वो मिनरल्स वहां पर छोड़ेगा मिट्टी में। और पानी का क्या है कि पानी तो कुछ समय बाद इवेपोरेट कर जाएगा, लेकिन वो सॉल्ट जो है वो मिट्टी में ही रह जाते हैं। तो उससे क्या है कि इंटेंसिव इरिगेशन अगर कभी भी हो रही है तो ध्यान रखिएगा किसी भी क्षेत्र की इंटेंसिव इरिगेशन इज नॉट गुड। अगर इंटेंसिव इरिगेशन हो रही है तो वो थोड़े समय के लिए तो सही है, लेकिन लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय की अगर हम बात करें तो उस समय में वो अच्छी नहीं है। उसमें क्या है कि मिट्टी की जो सॉइल की सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक। इसके बाद आगे लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम हैज ब्रॉट अबाउट अ परसेप्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है उसमें तो काफी बड़ा बदलाव यहां पर आया। सॉइल मॉइस्चर हैज बीन अ लिमिटिंग फैक्टर इन दी सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन दिस एरिया, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉइल मॉइस्चर की थी, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर था नहीं तो इसलिए वहां पर क्रॉप्स अच्छी होती नहीं थी। और अब इरिगेशन होने की वजह से क्या हुआ कि सॉइल में मॉइस्चर बढ़ा है, मिट्टी में जो नमी है वो बढ़ी है, तो काफी अच्छे तौर पर वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। Spread of canal irrigation has led to increase in the cultivated area and the intensity of cropping, ठीक है। कैनाल इरिगेशन बड़ा है, फैला है, तो उससे क्या हुआ है कि जो कल्टीवेटेड एरिया है
ठीक है, यानी कि जितने क्षेत्र में कृषि हो रही थी वो भी बढ़ा है और जो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है वो भी बढ़ी है। मैंने आपको क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है बताया था कि अगर आप एक ही लैंड पर, यानी कि एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पर अगर आप साल में जो साल के 2-3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, अगर आप हर क्रॉपिंग सीजन में वहां पर फसल उगा रहे हैं तो दैट इज नोन एज क्रॉप इंटेंसिटी। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने बात की थी नेट सोन एरिया की, ग्रॉस सोन एरिया की, ये बातें अब आप लोगों को पता होंगी आई थिंक। तो आप समझ सकते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर है पानी के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि जिस समय बारिश का सीजन होगा सिर्फ वहीं पर फसल उग सकती है। ठीक, और खासकर रेगिस्तान का जो एरिया है, जो डेजर्ट का एरिया है राजस्थान का, वहां पर तो वैसे भी बारिश वगैरह काफी कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर इरिगेशन मिल रही है तो काफी अच्छा वहां पर जो है वो मॉइस्चर वगैरह डेवलप रहेगा और क्रॉप इंटेंसिटी उससे अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या दिया गया है कि द ट्रेडिशनल क्रॉप्स सोन इन द एरिया, कौन कौन सी ऐसी पारंपरिक फसलें हैं जो वहां पर उगती थी पहले से, ग्राम, जैसे कि चना है, बाजरा है, ज्वार है, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस। ठीक है, राइस देखिए आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में राइस उग रहा है, समझ सकते हैं आप। और राइस आपको पता है एक बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि जिसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पहले से यहां पर इस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती थी विच वर ड्राउट रेजिस्टेंट, मतलब जो सूखे को झेल सकती थी, जैसे कि बाजरा और ज्वार टाइप की क्रॉप्स। ठीक, लेकिन अब वहां पर क्या है कि व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, इस तरह की क्रॉप्स जो है वो उगाई जा रही है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया है, कैसे पॉसिबल हो पाया है, इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से। दिस इंटेंसिव इरिगेशन नो डाउट इनिशियली हैज लेड टू ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। यानी कि वही मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में तो क्या हुआ कि इससे जो एग्रीकल्चरल हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है वो काफी ज्यादा बढ़ी, जो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ी, लेकिन वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी यहां पर बढ़ी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिव इरिगेशन के अगर आप लोगों से कभी भी नेगेटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव इंपैक्ट्स पूछे जाए तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। पहला है वाटर लॉगिंग और दूसरा है इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी, कि मिट्टी की जो सॉल्ट कंडीशन है, जो सैलाइन कंडीशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो दस इन द लॉन्ग रन इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जितना ज्यादा मिट्टी में सॉइल बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा कि मिट्टी जो है वो उसकी फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा मिट्टी में जो है वो जो मिट्टी है या जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का होना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए हमने एक प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर लीचिंग ऑफ सॉइल। लीचिंग का मतलब होता है कि मिट्टी में से जो सॉल्ट वगैरह है वो निकलते रहते हैं, दैट इज नोन एज लीचिंग। तो मिट्टी की जो लीचिंग है, जो सॉइल की लीचिंग है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या है कि उसमें जो सॉल्ट वगैरह है वो निकल जाएंगे और सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड जो है, हम कह सकते हैं कि लैंड की जो सस्टेनेबिलिटी है इन द लॉन्ग रन वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर कुछ मेजर्स दिए गए हैं, कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जिसमें प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या है देख लेते हैं कि द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज बीन क्वेश्चनड बाय वेरियस स्कॉलर्स, कि काफी सारे जो शिक्षाविद हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैज ऑल्सो largely been validated by the course of development of this region has taken place during the last 4 decades, which has resulted in degradation of physical environment। और पिछले 4 दशकों में इस क्षेत्र में जिस तरीके से जो भौतिकी पर्यावरण है, यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन हुआ है, वो इनकी बातों को, जो शिक्षाविदों ने जो सवाल उठाए थे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की, उसको ये कहीं काफी हद तक, ठीक है, सच भी करते हैं। It is a hard fact that attaining sustainable development in the command area requires major thrust upon the measures to achieve ecological sustainability। ठीक है, यानी कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी अगर अचीव करना चाहते हैं, मतलब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी अटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए 5 of the 7 measures proposed to promote sustainable development in the command area are meant टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि जो 7 यहां पर पॉइंट दिए गए हैं, जो 7 कदम उठाने की बात की गई है, उनमें से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने की बात करते हैं। क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट क्या क्या है यहां पर देख लीजिए। पहला है द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, कि वाटर मैनेजमेंट या जो जल संसाधन की जो पॉलिसी, जो नीतियां हैं, उनका हमें कड़ाई से इंप्लीमेंटेशन या लागू उनको करवाना पड़ेगा। ठीक, द कैनाल प्रोजेक्ट इनविसेज प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1
एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2। ठीक है, पहले यह बात सोची गई थी, इस बात की कल्पना की गई थी कि जो स्टेज 1 है वहां पर प्रोटेक्टिव इरिगेशन की जाएगी। प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब है कि इतनी इरिगेशन की जाएगी कि जिससे आपकी फसल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो बर्बाद ना हो। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंसिव इरिगेशन जो है ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर्स की वो की जाएगी सेकंड स्टेज में। इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ये बोला गया है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि राइस वगैरह यहां पर उगाई जाने लगी है। ठीक है, और राइस जो है दैट इज अ वेरी गुड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, उसके लिए काफी ज्यादा पानी की जरूरत है। तो ये बोला गया है कि क्रॉपिंग पैटर्न को जो है वो इस तरीके से पूरा का पूरा चेंज ना किया जाए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यहां पर ना उगाई जाए। एंड इट शैल बी अडहेर्ड टू एंड द पीपल शैल बी एनकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप्स। यहां पर प्लांटेशन क्रॉप्स लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं वो यहां पर उगाए जाने चाहिए। ठीक, इसके बाद जो सीएडी प्रोग्राम्स है, सीएडी प्रोग्राम्स यानी कि जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे कि वाटर कोर्सेज की लाइनिंग यानी कि उनको पक्का बनाना। ठीक, वाटर डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वराबंडी सिस्टम, दैट इज योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट शैल बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द कन्वेयंस लॉस ऑफ वाटर। यानी कि जब पानी अपने रास्ते में बह रहा है तो वो बर्बाद ना हो। ठीक है, वो बर्बाद ना हो, तो इसलिए क्या करें कि सारे के सारा जो पानी की जो आउटलेट्स हैं, जो कमांड एरिया में जो आउटलेट्स वगैरह हैं, उसमें पानी जो है वो इक्वल बहे, मतलब इक्वल हर क्षेत्र में जो है पानी बराबर जाएगा। तो उससे क्या है कि पानी बर्बाद एज सच नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। ये बोला गया है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या यानी कि जो जल जमाव की समस्या है और जो सॉइल सैलिनिटी की समस्या है, यानी कि जो मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ रही है, सॉइल की सॉल्ट की मात्रा बढ़ रही है, उसको रिक्लेम करना है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस लैंड को वापस से रिक्लेम करना है। ठीक है, द इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी पर्टिकुलरली इन दी फ्रेजाइल एनवायरमेंट ऑफ स्टेज 2। जो स्टेज 2 का जो फ्रेजाइल एनवायरमेंट है वहां पर यह जरूरी है कि हमें इको डेवलपमेंट करना है, यानी कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो करना है। और वो किस तरीके से करना है? अफॉरेस्ट्रेशन करके, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह हमें उगाने हैं, शेल्टर बेल्ट का प्लांटेशन करना है और पास्चर डेवलपमेंट करना है। पास्चर डेवलपमेंट मतलब वही मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर पास्चर लैंड जो है कि ऐसी जमीन जिसमें हमारे जो पशु वगैरह हैं, जो हमारा लाइव स्टॉक है वो उस पर ग्रेजिंग करता है, उस तरीके के एरियाज का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, आगे दिया गया है कि द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड अलॉटीज हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, कि सोशल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो तभी अचीव की जा सकती है जब वहां पर जिन लोगों की भी जमीन है, ठीक है, जिनके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर है, यानी कि जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उन लोगों को एडिक्वेट फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिए जाने की जरूरत है, ताकि वो लोग क्या कर सकें कि जो कृषि वगैरह है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, इसके बाद द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन नॉट बी अटेन्ड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कृषि का अगर हम लोग विकास करते हैं या सिर्फ और सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का अगर हम विकास करते हैं तो उससे इस क्षेत्र की जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो अटेन नहीं की जा सकती है, वो अचीव नहीं की जा सकती है। द एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज हैव टू डेवलप अलॉन्ग विद अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पर हम लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं, हमें उसके साथ साथ इकोनॉमी के जो और क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के और क्षेत्र हैं, उनका भी वहां पर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ताकि क्या हो कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े और लोग जो है वो और वैकल्पिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी तरफ को जाएं और थोड़ा सा अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए। ठीक, दिस shall lead to the diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages, एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज तो यही कि जो इकोनॉमिक बेस है वो डाइवर्स होगा, क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे इकोनॉमी से संबंधित। ठीक है, और बाकी जो बेसिकली जो गांव हैं, जो एग्रो सर्विस सेंटर्स होते हैं, एग्रो सर्विस सेंटर मतलब ऐसे सेंटर होते हैं जिनको कृषि सेवा केंद्र बोला जाता है, यानी कि जो किसानों से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी को ट्रैक्टर की अगर कोई कभी खराब हो जाता है, कोई उनकी मशीन खराब हो जाती है, कोई पंप खराब हो जाता है, उनको वहां से आपका जो ये होता है खाद होती है, जो
पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड कराने की बात है, सीड्स वगैरह प्रोवाइड कराने की बात है, तो उस तरीके के जो सेंटर्स होते हैं उनको बोला जाता है एग्रो सर्विस सेंटर्स, ठीक है। और जो मार्केट सेंटर्स है, यानी कि जहां पर आपकी फसल तैयार होगी तो उसको आप जब बेचने जाएंगे, वो कहां बेचेंगे, आप बाजार में जाके बेचेंगे, मार्केट में जाके, तो उन चीजों के बीच में क्या है, उससे एक लिंक बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ध्यान नहीं देना है, बाकी उससे संबंधित हम कह सकते हैं कि अलाइड सेक्टर्स तो है ही है, और कुछ इकोनॉमिक सेक्टर जो है उनके भी डेवलपमेंट करने की यहां पर विशेष रूप से जरूरत है। तब जाके पूरे के पूरे क्षेत्र का जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, एक पूरे के पूरे तरीके से, एक कंप्लीट तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, आई नो, थोड़ा सा डिस्कशन इसमें, मतलब ऐसा था कि जनरल डिस्कशन था, हालांकि जनरल डिस्कशन था, लेकिन ये समझना, ये जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और किस तरीके से अगर कोई केस स्टडी आपको दी जा रही है तो उसको आपको पढ़ना, समझना और जानना जरूरी था, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है कल के हमारा जो 10वां चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो उनसे बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। बाकी अपने कमेंट्स वगैरह आप लोग यहाँ पर रेगुलरली करते रहिए, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स है तो जरूर पूछें, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमारा जो कोर्स है वो वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं तो वहां पर भी हर वीडियो के नीचे कमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों के जवाब जो है वो दिए जाएंगे। बाकी अगर कोई भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों का फीडबैक है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई भी ऐसा आप लोगों का सुझाव होगा, कोई फीडबैक होगा तो उसको जरूर इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी भी यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जो फुल कोर्स है उसको आप लोग अवेलेबल है वेबसाइट पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अभी उस कोर्स का रेट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। जितना जल्दी हो सके आप लोग उसको एनरोल कर लीजिए, परचेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें कंटेंट ऐड होता जाएगा, उस कोर्स का रेट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को कोई और समस्या होती है कभी कोर्स परचेस करने के टाइम पर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोगों के साथ में एक नंबर शेयर कर रहा हूं, आप उस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कॉल इसमें नहीं होगी, व्हाट्सएप आप लोग इसमें कर सकते हैं, दैट इज 9498086380, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके भी अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, वहां पर भी वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।